नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। हमारा टॉपिक चल रहा था आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। इसमें हमने आनुवांशिकी के बारे में जान लिया था और मेंडलवाद के जो कुछ परिभाषा आई थी यानी परिभाषिक शब्दावली के बारे में जान लिया था। आज हम मेंडलवाद के नियमों के बारे में जानेंगे कि मेंडल ने आनुवांशिकी को समझाने के लिए यानी मेंडल ने बताया था कि जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, यानी उन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। तो आज हम उनको पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेंडल के वंशानुगति के नियम, यानी मेंडल ने बताया था कि वंशागति किसे कहते हैं? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं। तो मेंडल के वंशानुगति के नियम इन्होंने 3 दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें पहला हमारा है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। हमने पढ़ा था एकल संकर संकरण क्या होता है परिभाषा वो पिछली वीडियो में, कि जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण। यानी प्रभाविता का नियम एक जोड़ी लक्षणों को के संकरण पर आधारित है। ये संकरण किसमें होता है? द्विपार्श्विक समयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जब जीन में जो लक्षण होते हैं वो दोनों समान हो, दोनों युग्म विकल्पी समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। तो इसमें जो लक्षण होंगे वो दोनों समान होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, इसमें जो लक्षण है, जीन के जो लक्षण हैं वो समयुग्मजी हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जोड़ी लक्षणों का, यानी एक लंबे पौधे का और एक बौनेपन का, एक लंबेपन का और एक बौनेपन का 2 लक्षण लिए गए हैं, यानी एक जोड़ी। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? एकल संकर संकरण। और ये संकरण विपार्श्विक समयुग्मजी के मध्य होता है। विपार्श्विक समयुग्मजी मतलब दोनों लक्षण अलग अलग हैं, दोनों लक्षण अलग अलग। विपार्श्विक यानी विपरीत लक्षण, लंबे और पौधे। हमने पढ़ा था कि जो मटर के जो लंबाई के गुण होता है उसमें लंबा पौधा प्रभावी होता है और बौनापन अप्रभावी होता है। तो इसमें विपार्श्विक हो गया और समयुग्मजी हो गया, यानी दोनों जो युग्म विकल्पी हैं इसमें भी समान है और दोनों युग्म विकल्पी इसमें भी समान है। अब इसमें क्या होगा आगे? अगला स्टेप, F1 पीढ़ी में प्रकट लक्षण प्रभावी होते हैं। अभी उदाहरण के रूप में समझते हैं। हम लेते हैं एक शुद्ध लंबा पौधा जिसमें समयुग्मजी हो लक्षण, युग्म विकल्पी समयुग्मजी हो, और दूसरा पौधा लेते हैं शुद्ध बौने पौधे। इसमें क्या होता है? जो बौनापन है, दोनों लक्षण हैं वो समयुग्मजी लेते हैं। अब इसमें जो लंबे पौधे हैं, लंबा पौधा है उसका युग्मक क्या होगा? कैपिटल टी। और जो शुद्ध बौना होगा, शुद्ध बौने पौधे का जो युग्मक होगा वो क्या होगा? स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है और इससे एक युग्मक आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और इसका एक युग्मक यहाँ पर। तो F1 पीढ़ी में किसका निर्माण हो गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये संकरण किसमें हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी संकरण हुए, संकरित हुए और किसका निर्माण हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। अब F1 पीढ़ी में हमने पढ़ा था कि जो मटर का पौधा होता है उसमें लंबापन प्रभावी होता है, यानी F1 पीढ़ी में लंबापन प्रदर्शित होता है। तो ये जो F1 पीढ़ी में जो संकरित पौधे हैं ये कैसा होगा? लंबा होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी, जिसमें कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो इसका जो तीसरा स्टेप है F1 पीढ़ी में प्रकट लक्षण प्रभावी। तो इसमें F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? लंबापन प्रदर्शित हो रहा है। तो जो लंबापन है वो क्या होगा? प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जो बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा, क्योंकि वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहा है या फिर प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
मेंडलवाद का अगला नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम भी एकल संकर संकरण पर आधारित है, यानी इस नियम में भी क्या किया जाता है, यानी एक जोड़ी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। इसमें युग्मक पृथक रहते हैं, यानी F1 PD जब आगे चलती है F2 में, इसमें से जो आनुवंशिक गुण F2 में जाते हैं उसमें युग्मक पृथक हो जाते हैं, यानी युग्मक की शुद्धता हो जाती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल TT लंबे पौधे थे समयुग्मजी और स्मॉल TT बौने पौधे थे समयुग्मजी, इनका संकरण कराया गया तो F1 PD में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें जो है वो युग्मक अलग अलग रहते हैं, यानी मिश्रित नहीं होते हैं, ये मिश्रित नहीं होंगे, ये केवल यहाँ पर कैपिटल T जो है वो प्रभावी है और स्मॉल t अप्रभावी है, ये आपस में मिश्रित नहीं हुए हैं। जब F1 PD से F2 PD में संचरित होंगे तो ये युग्मक अलग अलग हो जाएंगे और इनमें शुद्धता आ जाएगी। इसे समझे तो जैसे F1 PD में अशुद्ध लंबे हुए, क्योंकि ये कैपिटल T नहीं है, कैपिटल T और स्मॉल t है, इसके कारण ये अशुद्ध लंबे या फिर संकर लंबे हैं, इनमें शुद्धता नहीं है। तो जब ये F1 PD आगे संचरित होगी F2 PD में, तो इस प्रकार एक चेकर बोर्ड बना के समझते हैं। इसमें दो युग्मक होंगे कैपिटल T और स्मॉल t नर में और कैपिटल T और स्मॉल t मादा में। अब इनके युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे और 4 संततियों का निर्माण करेंगे। इसमें एक तो क्या होगी, जब एक कैपिटल T और एक कैपिटल T आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T यानी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो गए, एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया। और यहाँ से कैपिटल T और यहाँ से स्मॉल t, तो किसका निर्माण हो गया, कैपिटल T स्मॉल t का। ये कैसे हो गए, संकर लंबे हो गए, यानी लंबे हैं। इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल T, और स्मॉल t अप्रभावी लक्षण है। इस कारण ये लंबे तो हैं लेकिन संकर भी हैं, यानी अशुद्ध लंबे या फिर संकर लंबे हैं। इसी प्रकार जो तीसरी संतति है ये भी संकर लंबे, और चौथे जो संतति है इसमें स्मॉल t आ गया और इससे भी स्मॉल t आ गया, जिससे ये समयुग्मजी या फिर शुद्ध बौने पौधे हो गए। तो इसमें जो पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम है, इसमें जब F1 से F2 PD में आनुवंशिक गुण संचरित होते हैं तो युग्मकों की शुद्धता हो जाती है। युग्मकों की शुद्धता किस प्रकार हो गई, F1 PD में अशुद्ध लंबे थे और यहाँ पर F2 में 2 शुद्ध और 2 अशुद्ध। 2 शुद्ध में एक तो समयुग्मजी लंबे और दूसरे समयुग्मजी बौने, और 2 संकर लंबे। तो इनका अगर लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप निकालें, लक्षण और प्ररूप क्या होता है, जीव की बाह्य प्रतीति के आधार पर, बाहर की संरचना के आधार पर देखकर लक्षण प्ररूप निकाला जाता है। तो इसमें लंबे पौधे कौन से हो गए, एक तो ये शुद्ध लंबा, संकर लंबा और संकर लंबा, और ये बौने हो गए। तो इसमें लक्षण प्ररूप क्या निकलेगा, 3 तो लंबे जिसमें से एक समयुग्मजी और 2 विषम युग्मजी या फिर अशुद्ध या फिर संकर लंबे। तो इनमें 3 तो लंबे हो गए और एक बौना हो गया। अगर आप जीन प्ररूप यानी जीव की आनुवंशिक संगठन, इसका आनुवंशिक संगठन निकाल के देखें तो एक तो समयुग्मजी लंबा, कैपिटल T समयुग्मजी लंबा, और 2 विषम युग्मजी लंबे। इसमें अशुद्ध लंबे या फिर संकर लंबे हैं, तो 2 अशुद्ध लंबे या फिर विषम युग्मजी लंबे और एक समयुग्मजी बौना। तो इसका जीन प्ररूप क्या हो गया, 1:2:1, और लक्षण प्ररूप यानी लंबे कितने हैं और छोटे कितने हैं जीव की बाह्य संरचना के आधार पर, तो इसमें 3:1 हो गया। और जीन प्ररूप कितना हो गया, 1:, ये आनुवंशिक संगठन है, आनुवंशिक गुणों के आधार पर है, 1:2:1। इस प्रकार जो आनुवंशिकी के जो मेंडलवाद सिद्धांत दिया गया था, इसका जो दूसरा नियम है, इसमें युग्मकों की शुद्धता हो जाती है। शुद्धता कैसे हो जाती है, पहली पीढ़ी में तो अशुद्ध लंबे होते हैं या फिर संकर लंबे होते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में 2 तो शुद्ध यानी समयुग्मजी होते हैं, 2 विषम युग्मजी। यहाँ पर युग्मकों की शुद्धता हो गई। अगर ये आगे संकरण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसके युग्मक क्या होंगे,
कैपिटल टी और इसके युग्मक क्या होंगे, स्मॉल टी। इस प्रकार युग्मकों की शुद्धता कहते हैं। और इसे पृथक्करण क्यों कहते हैं, क्योंकि जो F1PD में जो संतति उत्पन्न हुई है उसमें जो प्रभावी लक्षण हैं और अप्रभावी लक्षण हैं ये आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, ये अलग अलग रहते हैं। इसमें केवल जो कैपिटल टी है ये प्रभावी होता है, आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, ये आपस में पृथक रहते हैं। इस कारण इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडलवाद का अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण क्या होता है, दो जोड़ी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे, पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार दो पौधे हैं, इनमें जो बीज है वो पीले और गोलाकार है और दूसरे पौधे में हरे झुर्रीदार है। इसमें दो लक्षण है, एक तो पीले रंग और एक आकार गोलाकार और झुर्रीदार। इसमें दो लक्षणों का या फिर दो जोड़ी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। ये किस में किया जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन में। इसमें दो या दो से अधिक विपार्सी लक्षण यानी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं और इनमें ये जो है दो लक्षण ये स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र व्यवहार कैसे करते हैं कि ये आपस में संकरण करेंगे और ये आपस में, यानी जो रंग वाले हैं पीले और हरे ये आपस में संकरण करेंगे और गोलाकार और झुर्रीदार आपस में संकरण करेंगे। ये एक दूसरे पर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे, ये दोनों स्वतंत्र व्यवहार करेंगे। इस कारण इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। इसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार के मध्य संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर विषम युग्मजी बन गया। विषम, ये जो समयुग्मजी हैं ये भी समयुग्मजी है, इनका संकरण कराया जाए तो विषम युग्मजी हमने पढ़ा था अभी। इसमें जो गोलाकार पीले जो रंग है, पीला और हरा रंग ये आपस में संकरण करेंगे तो इसका जो Y एक युग्मक, इसका एक युग्मक Y और इसका एक युग्मक स्मॉल y, तो ये आपस में संकरण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों युग्मक हैं, पीले का युग्मक ये, हरे का युग्मक ये, तो ये विषम युग्मजी बन गया, विषम युग्मजी लक्षण बन गया। इसी प्रकार जो गोलाकार है उसका R और झुर्रीदार का R, स्मॉल r और कैपिटल R, तो ये आपस में संकरण कर लेंगे और इस प्रकार का एक लक्षण का निर्माण कर लेंगे। इसमें क्या होगा, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। इसमें हमने पढ़ा था कि जो मटर का पौधा होता है उसमें पीला रंग, बीज का पीला रंग प्रभावी होता है, ये वाला रंग प्रभावी होता है। इसका मतलब ये जो लक्षण बना इसमें संतति उत्पन्न होगी, यानी F1PD में संतति उत्पन्न होगी तो उसमें बीज कैसे होंगे, पीले होंगे। और अब अगर हम आकार की बात करें तो इसमें जो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो मटर का पौधा होता है उसमें बीज जो होते हैं वो गोलाकार प्रभावी होते हैं और जो झुर्रीदार होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो जो F1PD है उसमें पीला रंग हो गया बीज का और आकार कैसा हो गया, गोलाकार। यानी जब पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार का संकरण कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, पीले गोलाकार का। ये पीला गोलाकार अशुद्ध है, यानी इसमें जो हरे झुर्रीदार हैं उनके भी जो लक्षण हैं वो सम्मिलित हैं। इसे हम द्विसंकरण के आधार पर समझ लेते हैं। जैसे ये हमने ले लिया पीले गोलाकार का लक्षण और हरे झुर्रीदार का लक्षण। अब इनका संकरण कराया जाए तो F1PD में ये प्रदर्शित होगा, ये क्या है, विषम युग्मजी। दो लक्षण है इसमें, एक लक्षण ये, एक लक्षण ये पीले रंग का और ये रंग का और ये किसका, आकार का। तो ये दो आपस में सम्मिलित रूप से F1PD में क्या प्रदर्शित होगा, पीले गोलाकार, क्योंकि इसमें पीला रंग प्रभावी है और आकार है वो गोलाकार प्रभावी है। जबकि जो ये दो हैं हरे और झुर्रीदार ये अप्रभावी लक्षण है तो इसमें प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम इनके युग्मक बनाएं तो एक युग्मक तो इसका ले लेते हैं और एक इसका, पहले कैपिटल Y और कैपिटल R, दूसरा कैपिटल Y और R, तीसरा स्मॉल y और कैपिटल R और स्मॉल y और स्मॉल r। इस प्रकार चार युग्मक बन गए, F1PD से चार युग्मक बन गए क्योंकि इसमें दो लक्षण हैं। अगर हमने बात की थी एक संकरण में क्या हो रहा था, जो F1PD बनी है उससे दो युग्मक बने, यहाँ पर दो लक्षण
लक्षणों का संकरण कराया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो F1PD से जो युग्मक बने हैं वो 4 बनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक F1PD तक समझ में आ गया कि जो समयुग्मजी जो पीले गोलाकार हैं और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार हैं वो आपस में संकरण करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, विषम युग्मजी पीले गोलाकार का निर्माण करेंगे F1PD में। यहाँ पर 4 युग्मक बनेंगे। अब ये जो 4 युग्मक हैं ये नर में बन गए और 4 ही युग्मक मादा में बन गए। अब इनमें संकरण होगा और जो F2PD F1 से F2PD में जो लक्षण है वो संचरित होंगे। इसे हम चेकर बोर्ड के माध्यम से जानते हैं। चेकर बोर्ड में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली नर है, ये मादा है। अब इनके मध्य संकरण होगा, यानी कैपिटल Y और कैपिटल R और कैपिटल R इस प्रकार जो है वो सारे में संकरण हो जाएगा। इस प्रकार इसका चारों में, इसका चारों में, इसका भी चारों में, और इस प्रकार 16 संततियों का निर्माण हो गया। यानी F1PD में तो जो यदि हम द्विसंकर संकरण की बात करें तो F1PD में एक विषम युग्मजी पीले गोलाकार का निर्माण हुआ है और F2 में कितने संततियों का निर्माण हो गया, 16 संततियों का निर्माण हो गया। यानी 16 प्रकार के गुण अलग अलग पौधे में होंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हरे पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार के मध्य संकरण कराया जाए तो जो भी जितने भी संतति बनेंगी वो एक ही प्रकार की होंगी, विषम युग्मजी पीले गोलाकार। यानी इसमें जो लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, वो छिपे रह जाएंगे। वो जो सभी पौधे होंगे वो किस प्रकार के होंगे, पीले गोलाकार होंगे। अब अगर इसका संकरण इनके मध्य ही करवाया जाए तो किसका निर्माण होगा, 16 प्रकार के पादपों का निर्माण हो गया। इसमें किस किस प्रकार के पादप होते हैं, इसमें हम देखें तो पहले युग्मक से पहले कैपिटल Y और कैपिटल R और कैपिटल Y और कैपिटल R अगर इनके मध्य संकरण होगा तो यानी युग्मक ये आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण हो गया, कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल R और कैपिटल R। यानी इसमें किसका निर्माण हो गया, समयुग्मजी, क्योंकि ये भी समान है ये भी समान है तो इसमें समयुग्मजी पौधे का निर्माण होगा जो कैसा होगा, पीला गोलाकार। यानी इसमें जो कैपिटल Y किसको दर्शाता है, पीले को, और कैपिटल R किसको दर्शाता है, गोलाकार को। तो इसमें जो बीज बनेगा वो पहले एक संतति में तो पीला गोलाकार बनेगा। इसी प्रकार जो सभी संतति 16 संततियों में अलग अलग बाह्य प्रतीति तो समान होगी लेकिन जो जीनोटाइप है वो अलग अलग होगा। जैसे इसमें YY और R स्मॉल r, तो इसमें पीला गोलाकार क्योंकि पीला तो सीधा ही है, इसमें डबल समयुग्मजी पीला तो, और विषम युग्मजी है जो आकार है वो विषम युग्मजी है। इसमें R जो है वो प्रभावी लक्षण है, इस कारण ये गोलाकार होगा। इसी प्रकार अगले में जो RR है वो तो समान है क्योंकि ये समयुग्मजी है, तो सीधा हो गया गोलाकार। अब ये जो कैपिटल Y और स्मॉल y है ये किस प्रकार होगा, इसमें कैपिटल Y प्रभावित है यानी पीला प्रभावित है तो इसका ये जो कैसा होगा, पीला गोलाकार होगा। इसी प्रकार जो है वो सभी अलग अलग होंगे, ये कैसा होगा, पीला गोलाकार। ये इसमें प्रभावी लक्षण Y और R है। अगला ये पीला गोलाकार होगा, R जो है वो अप्रभावी लक्षण है तो ये गोलाकार होगा। अगला है जो अगर इनके मध्य संकरण कराया जाए YY कैपिटल Y और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल r, तो इसमें कैपिटल Y और कैपिटल Y, यहाँ से कैपिटल Y और यहाँ से भी कैपिटल Y और यहाँ से भी स्मॉल r, यहाँ से भी स्मॉल r, तो इसमें किसका निर्माण होगा, ये जो कैपिटल YY है ये तो पीला रंग बनाएगा और जो स्मॉल r है ये किसको प्रदर्शित करता है, झुर्रीदार को। तो यानी यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, पीले झुर्रीदार बीज का निर्माण हो गया। अगले में क्या होगा, पीला गोलाकार, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण इसमें प्रभावी लक्षण पीला है और इसमें प्रभावी लक्षण गोलाकार है। अगले में बनेगा पीला झुर्रीदार, यहाँ इनके मध्य संकरण होगा तो पीला झुर्रीदार बनेगा। इसमें ये भी स्मॉल r है ये भी स्मॉल r है तो ये आपस में किसका निर्माण करेंगे, स्मॉल r का। इसमें Y तो प्रभावी लक्षण है यानी पीला रंग तो इसका पीला हो गया। अब आकार कैसा होगा, इसमें
ये समयुग्मजी है, तो इसमें आकार कैसा हो गया, झुर्रीदार हो गया। इसी प्रकार सब में अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे, जैसे जैसे युग्मक अलग अलग जुड़ेंगे उस प्रकार अलग अलग बन जाएंगे। तो इनमें जीनोटाइप अगर फिनोटाइप देखें तो किस प्रकार होगा, यानी लक्षण प्ररूप और जीव प्ररूप देखें तो यहाँ द्विसंकर संकरण में अगर हम लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप देखें, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जो लक्षण जो द्विसंकर संकरण है उसमें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप कितना होगा, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। आप इसे याद भी कर सकते हैं या फिर चेकर बोर्ड के माध्यम से ज्ञात भी कर सकते हैं। इसमें लक्षण प्ररूप क्या होता है, जीव की बाह्य प्रतीति को देखकर लक्षण प्ररूप ज्ञात किया जाता है। तो इसमें लक्षण प्ररूप है 9:3:3, यानी 9 तो पीले गोलाकार है। यहाँ पर जो रेड लाइन से सर्किल किए गए हैं ये कैसे हैं, पीले गोलाकार। इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 तो पीले गोलाकार हैं लक्षण प्ररूप में, पीले गोलाकार। यहाँ पर समयुग्मजी या विषमयुग्मजी नहीं देखे जा रहे हैं, केवल बाह्य प्रतीति के आधार पर देखा जा रहा है। और अगर अगला है जो पीले झुर्रीदार 3 है, पीले झुर्रीदार 3 है, यहाँ पर ब्लैक कलर से सर्किल किया गया है। पीले झुर्रीदार 1 2 और 3, तो यहाँ पर 9:3 हो गया। अब ये 3 है, ये कैसे हैं, हरे गोलाकार, यानी हरे गोलाकार कितने हो गए, 3, 1 2 और 3, ये पिंक कलर से सर्किल किए गए हैं, यहाँ पर ये 3 हो गए। अब एक है वो कौन सा है, हरा झुर्रीदार। तो इस प्रकार लक्षण प्ररूप कितना हो गया, 9:3:1, और जीन प्ररूप कितना हो गया, अगर हम अलग अलग देखें तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 होगा। इसमें जो जीन प्ररूप है वो किस प्रकार होगा, इसमें एक क्या होगा, पीला गोलाकार। जो समयुग्मजी है वो इस कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये पूरे आप देख सकते हैं चेकर बोर्ड में केवल एक है, तो यहाँ पर जीन प्ररूप में पहला ये हो गया। दूसरा है कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये पूरे चेकर बोर्ड में यानी जो F2PD है इसमें 2 होंगे, एक यहाँ पर हो गया और दूसरा यहाँ पर हो गया, तो ये 2 हो गए। तो इस प्रकार 1:2 हो गया। अगला है 1:2:2, तो 2 कौन से होंगे, पीले गोलाकार। पीले गोलाकार यहाँ पर हो गया, इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये एक तो यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, तो ये 2 हो गए। इसी प्रकार जो है वो 4, ये कौन से हो गए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4, इस प्रकार ये 4 हो गए। इसी प्रकार ये सारे अलग अलग निकल जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है, या तो आप याद रख सकते हैं लक्षण प्ररूप को सीधा, या फिर चेकर बोर्ड के माध्यम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेंडलवाद के जो तीनों नियम हैं वो कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब जान लेते हैं जो मेंडल था उसने आनुवांशिकता के नियम दिए थे, उनका क्या महत्व है। मेंडलवाद के महत्व में पहला है हानिकारक और घातक जीन का पता लगाना। यानी अभी हमने पढ़ा था कि जो पहली F1PD में कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, यानी प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हानिकारक जीन भी होते हैं जो अप्रभावी होते हैं, यानी प्रदर्शित नहीं होते हैं, जो आगे चलकर हानिकारक जीन जो है वो समयुग्मजी होकर आपस में जुड़ जाते हैं और प्रदर्शित हो जाते हैं। तो जो मेंडलवाद है उसके नियम से पता लगाया जा सकता है किसका, हानिकारक जीन का, उसको हटा भी सकते हैं। हानिकारक जीन या फिर जो घातक जीन है उसको हटा सकते हैं। अगला है जीन संकल्पना। जो मेंडलवाद है उसी के आधार, मेंडलवाद का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उससे जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। अगला है नई संततियों के लक्षण। मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे नए नियमों में से संकरण से हम नई संतति में नए लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। यानी नई संतति में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो हम पहले ही याद कर सकते हैं। किसके द्वारा, मेंडलवाद के द्वारा। ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस पीढ़ी में कौन से लक्षण अप्रभावी हैं जो आगे चलकर प्रभावी होंगे या फिर प्रदर्शित होंगे। तो इस प्रकार हम नई संतति में जो लक्षण आने वाले हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं। मेंडलवाद का अगला महत्व है अनुपयोगी लक्षणों को हटाना। यानी जो अनुपयोगी लक्षण हैं जो इस पीढ़ी में प्रदर्शित हो रहे हैं, हम उनको मेंडलवाद के नियम के अनुसार हटा सकते हैं और उन नए जो
उपयोगी लक्षण हैं उन्हें एक साथ एक पीढ़ी में ला सकते हैं। जो हमने पढ़ा था, इसमें हम जो हरे गोलाकार की जगह हम पीले गोलाकार ला सकते हैं, यानी अच्छे गुण एक ही संतति में उत्पन्न कर सकते हैं और जो खराब, जो अनुपयोगी गुण हैं उनको हटा सकते हैं और उपयोगी जो गुण हैं उनको एक साथ एक संतति में ला सकते हैं। अगला महत्व है मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो अच्छी फसल है जिसमें उत्पादन अधिक होता है वो फसल विकसित की जा सकती है। मेंडल के जो मेंडलवाद दिया था उसके आधार पर अच्छी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अगला है मानव जाति में जो सुधार की जो शाखा है सुजनन की, वो किसके मेंडलवाद के नियमों पर आधारित है। यहाँ पर हमारा आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है मेंडलवाद वो कंप्लीट होता है। आगे हम कुछ परिभाषा जानेंगे, जैसे संकर पूर्वज संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण और व्युत्क्रम संकर संकरण। ये हम अगली वीडियो में जानेंगे।